हाय। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत में इतनी सारी भाषाएं और बोलियां आखिर आई कहाँ से। है ना ये एक दिलचस्प सवाल। तो चलिए इस भाषाई पहेली को सुलझाने के लिए हम हजारों साल पीछे चलते हैं। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो आपको हैरान कर देगा। आपको पता है, ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक हमारे देश में करीब 180 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। 180! कमाल है ना? पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और अगर आपको 180 भाषाएं ज्यादा लग रही हैं, तो जरा ये सुनिए। यहाँ करीब 550 बोलियां भी हैं। सोचिए जरा, यही वो डाइवर्सिटी है जो भारत को इतना खास बनाती है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि लोगों के बात करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। एक बिल्कुल अलग दुनिया। तो अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर। ये जो भाषाओं का इतना बड़ा खजाना है, ये भारत में आया कहाँ से? भाई इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा और सुननी होंगी भारत की पहली आवाजें। तो हमारी ये जर्नी शुरू होती है सबसे पुराने भाषा परिवार से। ये वो आवाजें हैं जो इस जमीन पर सबसे पहले गूंजी थीं और जो हमें हमारे बहुत पुराने इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। ये हैं ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। जरा सोचकर देखिए, ये भाषाएं उन पहले इंसानों के साथ भारत आईं जो आज से करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ पहुंचे थे। 50,000 साल! कितना लंबा वक्त है ये। और कमाल की बात यह है कि आज भी आप इन पुरानी भाषाओं को भारत के अलग-अलग हिस्सों में सुन सकते हैं। जैसे ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में आपको संथाली जैसी मुंडा भाषाएं मिलेंगी। और अगर आप कभी खूबसूरत मेघालय या निकोबार आइलैंड्स जाएं, तो वहां आपको मोन खमेर ब्रांच की भाषाएं सुनने को मिलेंगी। चलिए अब अपनी भाषाई यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शानदार हिमालय और भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है एक और दिलचस्प भाषा परिवार। यहाँ हमारी मुलाकात होती है तिब्बती बर्मी परिवार से। ये एक बहुत बड़े चीन तिब्बती परिवार का हिस्सा है। और भारत में ये भाषाएं आपको हिमालय के दिलकश नज़ारों और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग लैंडस्केप्स में सुनने को मिलेंगी। अच्छा, इस परिवार के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि इसमें 116 से भी ज्यादा बोलियां हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि इन भाषाओं का शुरू में कोई रिटन लिटरेचर था ही नहीं। मतलब उनकी सारी कहानियां और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ जुबानी ही पहुंचती थी। ये तो 19वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज आए जिन्होंने पहली बार इन्हें लिखना शुरू किया। तो अब उत्तर से चलते हैं सीधे दक्षिण भारत की तरफ, जहां एक और बहुत पुराना और पावरफुल भाषा परिवार हमें मिलता है। और ये परिवार है द्रविड़ परिवार। ये वो भाषाएं हैं जो आज साउथ इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की पहचान है। जब भी हम द्रविड़ भाषाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का नाम आता है ना? लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। इस परिवार की सबसे पुरानी भाषा जो आज भी बोली जाती है वो है ब्राहुई। और पता है ये कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान में। इससे पता चलता है कि इस परिवार की जड़ें कितनी पुरानी हैं। कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि ये या तो 30,000 साल पहले के माइग्रेशन से आई या फिर 4,000 ईसा पूर्व के आसपास ईरान से। चलिए, अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है और अब हम बात करेंगे उस भाषा परिवार की जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ये है इंडो आर्यन परिवार, जो कि बहुत बड़े इंडो यूरोपियन परिवार की ही एक ब्रांच है। आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में करोड़ों लोग इसी परिवार की भाषाएं बोलते हैं और इसी ने इस पूरे एरिया के लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को शेप दिया है। इस परिवार का जो इवोल्यूशन है वो वाकई कमाल का है। इसकी शुरुआत हुई पुरानी वैदिक संस्कृत से, फिर मिडिल एज में ये प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं में बदली और आखिर में इसी से आज की मॉडर्न भाषाएं बनी, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी। तो अब हम इन चारों अलग अलग भाषा परिवारों के बारे में जान चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि बस कहानी यहीं खत्म, लेकिन नहीं। असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, ये भाषाएं कभी भी एक दूसरे से अलग थलग नहीं रहीं। इनमें आपस में खूब लेन देन हुआ। एक दूसरे से शब्द लिए, आइडियाज एक्सचेंज किए और इस प्रोसेस में एक दूसरे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक खूबसूरत लिंग्विस्टिक डांस की तरह है जो सदियों से चला आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? सबसे पुराने इंडो आर्यन टेक्स्ट ऋग्वेद में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद के अंदर भी मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि भाषाओं का ये मेल जोल हजारों साल पहले ही शुरू हो चुका था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। उस वक्त कुछ स्कॉलर्स ने इन भाषा परिवारों को 4 एथनिक ग्रुप से जोड़ने की कोशिश की थी। ये ग्रुप्स फिजिकल फीचर्स पर आधारित थे। ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो उस दौर की सोच के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। आज ये विचार पुराना हो चुका है। सच तो ये है कि इन ग्रुप्स के बीच की लाइनें बहुत धुंधली हैं। हजारों सालों के मेलजोल के बाद ये कहना लगभग नामुमकिन है कि कौन सी भाषा किस एक एथनिक ग्रुप से जुड़ी है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी कि आखिर भारत की इस जबरदस्त भाषाई विविधता का राज क्या है। इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं है, बल्कि हजारों सालों की एक लंबी कहानी में है। ये कहानी है माइग्रेशन की, एक दूसरे से मिलने जुलने की और कल्चरल एक्सचेंज की। भारत सच में एक मेल्टिंग पॉट है, सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि भाषाओं का भी, जहां न जाने कितनी अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं और एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना। देखिए, भाषाएं जिंदा होती हैं, वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद भारत का लिंग्विस्टिक मैप कैसा दिखेगा? कौन सी नई आवाजें होंगी, कौन सी नई कहानियां होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।